हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक। क्लास 9 का है ये चैप्टर और ये बहुत ही डिटर्मिनेशन से भरा हुआ ये चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ट्रू स्टोरी है जिसको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक को फील करके उसे एक्सप्रेस करती है। गॉड ने उनकी जो ताकत है सुनने की, उसे वो छीन ली है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी कोई चीज़ दी है जिससे वो, जैसे हम सब लोग सुनते हैं ना, वो उसे फील कर सकती है बहुत डीपली, इतनी अच्छे से कि वो एक्सप्रेस कर सकती है म्यूज़िक को फिर ब्यूटीफुली। वो डेफ़ है फिर भी वो इतने अच्छे से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी भी है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो ये स्टोरी है एवलिन ग्लेनी की, जिसने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी से लड़कर अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी लिखी है। रश आवर्स में क्या होता है, जॉसल कर रही होती है क्राउड्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ना धक्का मुक्की कर रही होती है। वो जो बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया होता है वो क्यों, क्योंकि जो अंडरग्राउंड ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे एक स्लाइड सी जो लड़की पतली सी होती है, वो अपने 17 ईयर्स की है, लेकिन वो अपने से बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है। बहुत नर्वस होती है और साथ में बहुत एक्साइटेड भी होती है। और वो ट्रेन की जो वाइब्रेशंस है ना, उसको वो फील कर रही होती है क्योंकि ट्रेन आने वाली है। ये उसका फर्स्ट डे था, इसलिए वो नर्वस थी। कहाँ पे? प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। और ये किसी के लिए भी, अगर किसी का भी पहला दिन होगा, कहीं पे भी आप स्कूल जाते होंगे तो आपका वहाँ पे पहला दिन होता होगा, तो बहुत ज़्यादा डर जाते होंगे ना, मतलब आपको थोड़ा नर्वसनेस और एक्साइटेड दोनों फील होता होगा सेम टाइम पर। तो वैसे ही एवलिन को फील हो रहा था। वो एक टीनेजर थी, वो स्कॉटलैंड से थी, स्कॉटिश फार्म से आई थी वो। और उस, जैसे ही हम जाते हैं तो हम डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग स्ट्रेंज लोग से मिलने वाले हैं, इसलिए हम लोग को ऐसा फील होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा बिगर चैलेंज था, जो शायद हम सब के लिए नहीं था, कि वो डेफ़ थी। तो उसके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था एवलिन के लिए, क्योंकि वो डेफ़ थी और वो म्यूज़िक स्कूल में जा रही थी। एवलिन ग्लेनी ने बचपन से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुई और वो डेफ़ थी, नहीं। धीरे धीरे उनकी जो हियरिंग पावर है वो कम होती गई। उसकी जो मदर है एवलिन की, इज़ाबेल, वो बताती है कि वो, उन्हें याद है, वो नोटिस करती है कुछ तो गलत है एवलिन के साथ, क्योंकि जब वो 8 साल की थी ना, तब वो पियानो को प्ले कर रही थी और उसकी मदर से उनको बुला रही थी नाम से। तो जो एवलिन है ना, वो मूव नहीं करती, कोई रिएक्ट ही नहीं करती है, रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। फिर सडनली वो रियलाइज़ करती है कि उन्होंने सुना ही नहीं है। किसने? एवलिन ने। ऐसा इज़ाबेल बता रही है, जो कि एवलिन की मदर है। कुछ समय तक तो एवलिन जो है ना, अपने क्लासमेट से, अपनी टीचर से ये बात को छुपाते रहती है, कंसील करके रखती है कि वो डेफ़ है। लेकिन टाइम के साथ जो एवलिन के मार्क्स हैं ना, वो डिटोरिएटेड होते जाते हैं, मतलब कि मार्क्स और ज़्यादा कम होते जाते हैं। अब वो सुन नहीं पा रही क्लास में, तो ऑब्वियसली बात है ये कि जब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर वो आंसर्स लिखेगी कैसे? तो उसके मार्क्स कम होते जाते हैं। तो जो उसकी हेड मिस्ट्रेस होती है ना, वो आर्ग्यू करने लग जाते हैं उसके पेरेंट्स के साथ। वो बोलती है कि एवलिन को ना कोई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। फिर वो वहाँ पर डिस्कवर करते हैं कि जो एवलिन का जो नर्व है ना, वो धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है। इसके कारण जो है एवलिन की हियरिंग पावर कम होते जा रही है, वीक पड़ते जा रही है, और वो धीरे धीरे पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो वो एडवाइस करते हैं एवलिन को हियरिंग एड्स लगाने के लिए, और बोलते हैं एवलिन के पेरेंट्स को कि आप ना इसे कोई स्पेशल स्कूल में भेज दीजिए जहाँ पर डेफ लोग पढ़ते हैं। एवलिन बताती कि उस समय पे उन्हें ऐसा लगा था कि सारी की सारी चीज़ें अचानक से कलरफुल से पूरी ब्लैक हो चुकी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई है, वो यहाँ पे ये शो कर रही है। लेकिन एवलिन इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली थी। वो इतनी डिटरमाइंड थी कि वो सारे लोगों की जैसे अपनी भी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल लाइफ की तरह जीना चाहती थी, और अपनी इंटरेस्ट को, जो म्यूज़िक में था, वो पैशन को वो परस्यू करना चाहती थी। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक गर्ल जो है वो ज़ाइलोफ़ोन, यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, ये एक ज़ाइलोफ़ोन है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसको बजा रही होती है। तो फिर एवलिन डिसाइड करती है कि मुझे भी इसे बजाना है। तो बहुत सारे टीचर्स के पास वो जाती है, म्यूज़िक टीचर्स के पास, वो उसे डिस्करेज कर देते हैं। लेकिन फिर उसे मिलता है एक परक्यूशनिस्ट। ये कौन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो तबला और ड्रम वगैरह को प्ले करते हैं। उनका नाम था रॉन फॉर्बेस। वो स्पॉट करते हैं कि एवलिन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर वो क्या करते हैं, 2 लार्ज ड्रम को एक साथ रखते हैं और ट्यूनिंग करते हैं, और डिफरेंट नोट्स में वो बजाना चालू करते हैं। नोट्स मतलब सुर होता है। वो बोलते हैं एवलिन को कि तुम जो है ना, अपनी ईयर से इसे मत सुनो, बल्कि तुम उसे सेंस करो, फील करो किसी अदर वे से। ऐसा एवलिन बोलती है कि फिर सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि जब वो ड्रम बीट कर रहे हैं, तो वो हायर वाला जो ड्रम का जो वाइब्रेशन है, वो उन्हें उनके कमर के ऊपर, यानी कि वेस्ट के ऊपर फील हो रहा है, और वेस्ट के नीचे बाकी लोअर ड्रम का, जो छोटा ड्रम था, उसका वाइब्रेशन उन्हें फील हो रहा है।
फिर फॉर्बिसी से रिपीट करते जाती है एक्सरसाइज को, और जल्द ही एवलिन डिस्कवर करती है कि उसके जो सारे जो बॉडी पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो इस म्यूज़िक के वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकती है वो अपने बॉडी के थ्रू म्यूज़िक को। फिर क्या था, फिर एवलिन ने अपने आप को, अपनी बॉडी और अपने माइंड को पूरी तरीके से साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए ओपन कर दिया था, ताकि वो बहुत अच्छे से सेंस कर, ओपन मीन्स बहुत डीपली उसे फील कर पा रही थी, मतलब इतने अच्छे से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर रही थी कि वो पूरे वाइब्रेशंस और साउंड को सुन पा रही थी। फिर क्या था, एवलिन ने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन किया था हार्ड वर्क करके, और उनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में फिर अचीव करते म्यूज़िक के फील्ड पे। वो कभी पीछे पलट कर नहीं देखती, ऐसा वो बताती है। और वो उन्होंने अपने जो टूर किया यूनाइटेड किंगडम में, जो उनके जो और भी बाकी लोग थे ना यूथ ऑर्केस्ट्रा वाले, उनके साथ वो यूनाइटेड किंगडम को पूरा तरीके से घूमती है। और उस टाइम पे वो 16 की थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपना पूरा लाइफ बना देंगे और म्यूज़िक में ही अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर देंगी। फिर वो ऑडिशन देती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आते हैं, एवलिन के। अब आप सोच सकते हो बाकी बच्चे तो डेफ भी नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेंट और पैशन से भरी हुई थी एवलिन की, उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं पूरे एकेडमी में। फिर वो ग्रेजुअली क्या करती है, अपने आप को ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस की तरफ शिफ्ट कर लेती है। और ये जो कोर्स था शायद उनका 3 इयर्स का था, तो उस 3 इयर्स के कोर्स के एंड तक उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को कैप्चर किए थे, मतलब उन्हें मिले थे। और ये सब होने के बावजूद भी एवलिन ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो उसने कोई हीरोइक अचीवमेंट की है, मतलब कि बहुत अलग सा काम कर दिया, उसके पास कोई स्पेशल सी चीज़ें हैं जो वो उससे करवा नहीं। वो बोलती है कि आप हार्ड वर्क करो, और आपको अगर पता है कि आप किस तरफ जा रहे हो तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। और एवलिन ने जो बोला था वो उसे प्रूव भी करती है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यानी कि मल्टी परकशनिस्ट बन जाती है, क्योंकि उसने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी करके रखी थी, इतनी ज़्यादा उसने सीख चुकी थी, इतने अच्छे से उसने अपने आप को ट्रेन किया था कि उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल होता था वो बहुत ज़्यादा बिजी होता था, हेक्टिक होता था। ये बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एवलिन के फंक्शन को देखना, कि वो कितना एफर्टलेसली बिना सुने कितनी अच्छे से म्यूज़िक्स को एक्सप्रेस कर पा रही है। फिर 2 आवर्स के डिस्कशन के साथ वो इस दौरान एक भी वर्ड जो है मिस नहीं करती। कौन, एवलिन। वो बोलती है कि मुझे ना मैन जो कि जिनकी बुशी सी दाढ़ी होती है, जो बियर्ड्स होते हैं, वो लोग मुझे थोड़ा-सा परेशान करते हैं, मतलब मैं थोड़ी-सी उनके साथ परेशान हो जाती हूँ। वो ऐसे हँस के बोलती है, वो मज़ाक कर रही होती है। फिर यहाँ पे एवलिन बताती है कि मैं सिर्फ़ लिप्स को नहीं देखती हूँ, बल्कि मैं उनके पूरे फेस को देखती हूँ, स्पेशली उनके आइज़ को देखती हूँ। वो इतने अच्छे से जो है वो फ्लॉलेसली, मतलब कि बिना किसी एफर्ट्स के इतनी अच्छे एक्सेंट में बोल रही थी, इतना क्लियर स्पीच दे रही थी, जबकि वो स्कॉटलैंड की, लेकिन उसमें स्कॉटिश लिट नहीं आ रहा था, मतलब कि एक्सेंट बोल सकते हैं वो नहीं आ रहा था उनमें। तो वो बताती है कि जब मैं 11 साल की थी ना, तब तक मुझे सुनाई देता था, इसलिए मैं क्लियरली बोल पाती हूँ। पर इसका मतलब हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने मैनेज कैसे किया, क्योंकि उन्हें फ्रेंच भी आता है और उन्होंने बेसिक जापानीज़ में मास्टरी करके रखी हुई है। फिर एवलिन आगे बताती है कि म्यूज़िक के बारे में अगर मैं कहूँ, तो म्यूज़िक जो है ना वो मेरी हर एक बॉडी पार्ट से फ़्लो करता है। वो मेरी स्किन में एकदम टिंगल सा करता है, मतलब एक जो एक सेंसेशन नहीं होता आपकी बॉडी में जो आता है, आपको गूज़बम्प्स आते हैं, वैसा। वो बताती है कि जो म्यूज़िक है ना वो मेरे उसके जो वाइब्रेशंस है, उसका जो मैं जो सेंस करती हूँ, वो मेरे चीक बोन से यहाँ तक कि मेरी हेयर्स तक में मुझे फ़ील होता है। तो जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही होती है, तब वो बताती है कि वो जो स्टिक्स होती है ना जिससे वो बजा रही होती है, वो उनके वो वाइब्रेशंस और उनका जो सेंस, मतलब वो जो सेंस करी वो उनकी फिंगर टिप्स तक भी होते हुए पूरा उनकी बॉडी तक जाता है। और ड्रम की बात रही, तो वो वहाँ पे उनके वाइब्रेशंस को इतना अच्छे से फ़ील कर पाती है, इसलिए जब वो वुडन प्लेटफ़ॉर्म पे जाती है ना, अपने शूज़ को रिमूव कर देती है, ताकि वो बहुत अच्छे से जो वाइब्रेशंस है उसे अपने बेयर फीट से अपने ऊपर लेग तक से पूरी बॉडी तक में फ़ील कर पाए। और इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि एवलिन इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी, इतनी डिटरमाइंड थी, तो इसलिए जो है एवलिन अपने ऑडियंस को इतना खुश कर देती होगी, हम सोच ही सकते हैं। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड एवलिन को मिलता है, जो कि है सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उनके जो मास्टर परकशनिस्ट होते हैं वो बताते हैं, जेम्स ब्लेड्स, कि भले ही भगवान ने उनसे उनकी हियरिंग पावर छीन ली होगी, बट उन्हें बहुत ही वापस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा गिफ्ट उन्हें दिया है वापस में,
जैसे कि वो हम जो है सुन सकते हैं, लेकिन वो फ़ील कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली फ़ील कर सकती है, जितना हम खुद भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो इतनी अच्छी तरीके से ब्यूटीफुली म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन बताती है कि वो वर्कहॉलिक है, मतलब कि जो लोग बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, उन्हें अपने काम से बहुत प्यार होता है, वो वैसी है। वो बताती है कि बस मुझे काम करना है, और कभी-कभी तो मैं क्लासिकल म्यूज़िशियन से भी ज़्यादा काम मैं कर देती हूँ। लेकिन इतना काम करते हैं, सब वो बताती है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है ना, वो बहुत ही एनॉर्मस होता है, मतलब कि बहुत ही बड़ा मुझे फिर वापस में मिलता है। और अगर हम कॉन्सर्ट्स की बात करें जो वो रेगुलर करती है, उसके अलावा भी एवलिन ना बहुत जेनरस काम भी करती है। वो फ्री में कॉन्सर्ट कर देती है प्रिज़न्स यानी कि जेल में और हॉस्पिटल में। और एवली ने बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटीज़ दी है किनको, यंग म्यूजिशियंस को, वो उनकी क्लासेस लेती थी। एंड रिचलिन जो कि बिथोवन फंड ऑफ फॉर डेफ चिल्ड्रन की जो फंड कलेक्ट करती थी, वो बताती है कि एवलिन एक बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रंस के लिए। वो बोलती है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे डेफ चिल्ड्रन जो है नहीं पहुँच सकते। एवलिन ग्लैनी ने अपनी एज से ज़्यादा, मतलब कि अगर उनके एज का कोई ट्वाइस भी हो ना, वो भी उतना शायद अचीव नहीं कर पाता जितना एवलिन ग्लैनी ने अचीव किया है एक फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ भी। और उन्होंने पर्क्यूशंस को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया और उन्हें इस तरीके से दिखाया है कि वो भी दिल को छू सकते हैं। वो एक इंस्पिरेशन है उन हैंडीकैप बच्चों के लिए जो उन्हें देखकर कहते हैं कि जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस प्लेज़र दिया है, बहुत ज़्यादा खुशी दी है मिलियंस को, जो उनके म्यूज़िक्स के आते थे, उन्हें सुनते थे। तो आज हमने एवलिन ग्लैनी से ये सीखा कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी काम, कोई भी चैलेंज मुश्किल नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से चैप्टर के साथ। थैंक यू।